डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 चैप्टर के शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे से नोट्स बताए जा रहे हैं, तो ये आपकी काफ़ी प्रैक्टिस करवा देगा एग्जाम की। तो पहला है, क्या लिक्विड या मतलब जो जल होता है वो बिजली कंडक्ट करते हैं? मतलब क्या जो भी जल है, ये जो द्रव होते हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित होती है? तो आप बोलोगे हाँ, कुछ जो द्रव होते हैं ना, वो बिजली को कंडक्ट करते हैं, यानी कि बिजली को प्रभावित करते हैं, विद्युत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जबकि कुछ नहीं करते। तो जैसे नींबू का रस, नमक का घोल, सिरका, ये तरल पदार्थ बिजली का संचालन करते हैं क्योंकि उनमें आयन होते हैं। जबकि डिस्टिल वाटर होता है ना, हिंदी में डिस्टिल वाटर को बोलते हैं आसुत जल। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाया ना, तो इसलिए आपको इसी में बता रहा हूँ। तो आसुत जल और तेल बिजली कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम में बोलेगा तो बता देना कि दो ऐसे बताओ जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है, दो ऐसे बताओ जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। तो नींबू के रस, नमक के घोल, सिरके में तो बिजली प्रभावित होती है, लेकिन जो आसुत जल होता है, जो तेल होता है, उसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती। फिर ये कह रहा है, बिजली का अच्छा कंडक्टर और बुरा कंडक्टर किसे कहेंगे? मतलब अच्छा सुचालक और कुचालक किसे कहेंगे? पता है सुचालक किसे कहते हैं? एक अच्छा सुचालक उसे बोलेंगे जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और बुरा कंडक्टर मतलब इंसुलेटर या कुचालक, पता है किसे कहेंगे? या खराब कंडक्टर किसे कहेंगे? इंसुलेटर किसे कहेंगे? कुचालक किसे कहेंगे? जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो एग्जाम्पल आप क्या बताओगे? जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है ना, उसे सुचालक कहते हैं, इसमें करंट बह जाता है। तो तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, नमक का घोल। और जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता ना, तो वो है आपका रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, आसूत जल। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये सामान आपको दे रखा है, आपको बताना है कि ये कंडक्टर या इंसुलेटर है। कंडक्टर यानी कि सुचालक और इंसुलेटर यानी कि कुचालक। तो जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी उसे सुचालक बोलेंगे, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती उसे कुचालक बोलेंगे। तो बताओ, नमक का घोल बोलोगे बल्ब जल जाएगा तो इसलिए अच्छा चालक है। ठीक है, और नींबू का रस क्या है? बोलोगे इसमें बल्ब जल जाएगा, ये भी अच्छा चालक है। ठीक है, जो नल का पानी है ना, उसमें बल्ब जो है मंद चमकेगा, थोड़ा ये मंद चमकेगा, और ये कमजोर कंडक्टर है, मतलब जलेगा जरूर बल्ब। लेकिन जो प्योर वाटर है, आसूत जल, उसमें कोई चमक नहीं होगी, खराब कंडक्टर माना जाएगा। ठीक है, ये आसूत जल का ये वाला है। और लकड़ी का टुकड़ा वो भी नहीं चमकेगा, तो वो भी खराब कंडक्टर है, यानी कि कुचालक है। क्या है? खराब कंडक्टर मतलब कुचालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। धातु का टुकड़ा तेज चमकेगा बल्ब, तो वो अच्छा सुचालक माना जाएगा। क्या मानेगा? सुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव बताइए। बोलोगे जब विद्युत धारा का, यहाँ केमिकल को बोलते हैं रासायनिक प्रभाव। ये कह रहा है, जब किसी लिक्विड में हम किसी विद्युत धारा को प्रभावित कर रहे हैं और उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम किसी तरल पदार्थ में उसमें रसायन डाल रखा है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, तो वही प्रभाव है। तो जैसे गैस के बुलबुले निकलते हैं ना पानी में, या विलेन का रंग बदल जाए, या उसमें किसी इलेक्ट्रोड में धातु में जमाव हो जाए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट वाला ही पढ़ा होगा, तो वो भी आप एक बार कर लेना। ठीक है, ये कह रहा, अम्ल, क्षार और लवण चालन क्यों करते हैं? मतलब इनमें से करंट क्यों फ्लो हो जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो जाती है? आप बोलोगे अम्ल, क्षार और लवण इसलिए विद्युत मतलब अपने अंदर से निकलने देते हैं क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मत नोट करना, मतलब जो समझा रहा हूँ उसी को आप बना बना के लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखो, ये गूगल की मदद से इसको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है ना, इससे थोड़ा एडिटिंग भी कर नहीं पाया था, मैंने इंग्लिश में करा था ना आपको। तो जब हम गीले हाथों से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को छूते हैं तो हमें बिजली का झटका क्यों लगता है? आप बोलोगे क्योंकि जब हम गीले हाथों से छुएंगे ना, उसमें जो है ना इलेक्ट्रिक जो करंट है ना, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो पूरा हो जाता है, और विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लग जाती है हमारे गीले हाथों के होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें झटका लग जाता है, शॉक लग जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो आप बोलोगे जब हम बिजली की मदद से ना किसी धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं ना, तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक सर्किट बता सकते हो?
मतलब कोई आप एग्जाम्पल, ठीक है, जिस चीज में हम प्लेट लगा रहे हैं ना, तो वह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं, ऋणात्मक से जुड़े होते हैं। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ये री से ऋषि होता है, ठीक है, तो ऋणात्मक से जुड़ी होती है। और जिस मेटल में हम कोटिंग करनी होती है ना, उसे पॉजिटिव से जोड़ेंगे। मतलब याद रख लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रहा था, जैसे जिसके ऊपर में परत चढ़ानी है ना, उसे पॉजिटिव में जोड़ दो, और जिसमें से हमें निकालनी है, ठीक है, तो जिस चीज पर प्लेट लगाई जाएगी वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। इस तरीके से पॉजिटिव लगाएंगे तो उस पर परत चढ़ती रहेगी और आराम से उस पर धातु सुरक्षित हो जाएगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, ठीक है। विद्युत आपको मैंने बता दिया। ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ पर होती है, विद्युत लेपन कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे और क्यों होता है, जंग से बचाने के लिए होता है, ज्वेलरी या बर्तनों पर किया जाता है। अभी अगला चैप्टर है प्राकृतिक घटनाएं वाला प्रकाश। कौन सी हमें दिखाई देती है, देखो, जब हमारी आंखों में परिवर्तन होगा ना, रिफ्लेक्ट मतलब परिवर्तन होगा, तभी हमें वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको ये बना बना के बोल देना कि हमें चीज कब दिखाई देती है, जब पहले तो प्रकाश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रकाश। और वो प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा, फिर उस वस्तु से हमारी आंख में आएगा, तब हमें वो चीज दिखाई देगी। ये कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बताओ, ये आपको अच्छे से रटना है, ठीक है, इसके आने के चांसेस हैं। तो जब एक लाइन जारी होती है उसे आपतित कहते हैं, और लाइन टकरा के वापस चली जाए उसे परिवर्तित कहते हैं, और बीच में 90 डिग्री की जो होती है उसे अविलंब कहते हैं। ये आई होता है, ये आर होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये इसके नियम है। नियम क्या कहता है कि ये जो कोण बनेंगे ना, ये दोनों बराबर होंगे। तो इस वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण या परिवर्तन कोण। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये लिख भी दिया तब भी ठीक है, लेकिन आप पूरा लिखो, आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और ये जो आपतित किरण है, ये जो परिवर्तित किरण और विलंब है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। और इसी में ना क्वेश्चन पूछ रहे थे न्यूमेरिकल में, जैसे एग्जाम में पूछा कि अगर बताओ ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 30 का होगा। और अगर ये पूछेगा तो आपको पता है ये जो चीज होती है 90 की होती है, तो अगर इसने 30 रुपये ले लिया तो इसमें कितने बचे, 60 रुपये बचे, है ना। तो आप ध्यान से करना। और एक बात पता है क्या बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये 30 लिख दिया और ये पूछ लिया, तो आप देखो इन दोनों का साइज अगर सेम है तो ये 30 होगा, तो ये कितने का बचेगा, 90 का है तो 60 बचेगा ना, ठीक है। दोनों बराबर, ये अंदर वाले दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। मैं तो दोबारा बता दूं, ये दोनों बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होता है। अब ये कह रहा है कि देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब नियमित प्रतिबिंब और अनियमित प्रतिबिंब क्या होता है। देखो अगर किसी समतल जगह पर होगा तो वो रेगुलर होगा, जैसे जाता भी पैरेलल है और आता भी पैरेलल है, ये बोलते हैं समतल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, नियमित, ठीक है। और दूसरा अनियमित मतलब विस्तृत, इसमें क्या होता है, चीजें जो होती है ना खराब खराब होती है, तो जाता तो है लेकिन आता पता नहीं कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुपरावर्तन क्या है। देखिए आप बताएंगे जब प्रकाश अलग अलग सतह से एक से ज्यादा बार परावर्तित होता है ना, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में मल्टीपल, हिंदी में बहुपरावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक से ज्यादा इमेज कैसे बनती है, वही आप बता दोगे। बार बार परिवर्तन होने की वजह से जो है ना, एक से ज्यादा इमेज बन जाती है, ठीक है, प्रतिबिंब बन जाते हैं। और जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो, दो शीशे लेकर, ये कह रहा है सूरज की रोशनी सफेद होती है, रंगीना बोलोगे सफेद होती है, लेकिन वो 7 रंगों में जो विभक्त हो सकती है, क्योंकि जो सफेद रंग होता है ना, वो 7 रंगों का जोड़ होता है और उसका है विबग्योर, ठीक है। ये कह रहा है मानव आँख, देखो मानव आँख का चित्र कर लेना अच्छे से, और उसके सारे भाग जो जो ना नेत्र में जो हमारे लेंस है, रेटिना है, वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। और आपको पता है जो हम किसी की भी शक्ल देखते हैं वो हमारे आँख में कहाँ बनती है, वो बनती है रेटिना पर, इसे बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। फिर उसके बाद ये कह रहा है हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। देखो उचित प्रकाश में पढ़ाई करें, बहुत पास से पढ़ने से बचें, ठीक है। जैसे बहुत लोग पास में कर लेते हैं ना अपनी पढ़ाई, किताब को नहीं करें ऐसा। विटामिन ए बहुत खाएं और आंखों को साफ रखें, ठीक है। ऐसा और भी लिख सकते हो। ये कह रहे हैं जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है ना, वो कैसे पढ़ते और लिखते हैं। अब बोलोगे लोगों को देखने में दिक्कत होती है तो ब्रेल सिस्टम का इस्तेमाल करके पढ़ते और लिखते हैं, ठीक है, जिसमें अक्षरों को दिखाने के लिए उभरे हुए डॉट्स का इस्तेमाल होता है,
ठीक है, पता है डॉट्स क्या होते हैं? बिंदु होते हैं ऐसे ऐसे, और ये उभरे होते हैं, तो उस पर हाथ लगाता है वो, तो उसे पता लग जाता है वो कौन सा शब्द लिखा है। और लुई ब्रेल आपको याद है ना, किसने खोजा था इसको, है ना? तो ब्रेल प्रणाली क्या होती है बोलोगे? अंधे जो लोग होते हैं उनके पढ़ने लिखने का एक तरीका है जो उभरे हुए डॉट्स के पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें उंगलियों से महसूस किया जा सकता है। फिर ये कैल्डोस्कोप क्या होता है? आप बोलोगे जैसे हमें एक ही बार में बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बनाने हैं ना, तो वहां पे कैल्डोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप बोलोगे जब बहुत सारे प्रतिबिंब बनाने होते हैं ना, तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कैल्डोस्कोप कहते हैं। एक बार आप अच्छे से बुक में भी देख लेना पिक्चर जो बनी हुई है, ठीक है, ताकि आप पिक्चर भी थोड़ी बना दोगे ना, आपको मिल जाएंगे नंबर। देखो जिस क्वेश्चन में, जैसे साइंस में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको उसका एग्जाम्पल पता है तो लिख देना। और जैसे पेपर है ना, रुका मत करो, उस समय आप पेपर करने लग जाएगा, जो आपको पहले था करते रहो करते रहो। मान लो आपको उसका आंसर बड़ा वाला याद आ गया, तो आप पहले लिख लो, फिर बाद में उसे काटना। ठीक है, तो मतलब पहले जो ऐसी पेपर है लिखते रहो, रुकना मत, क्योंकि ना कई बार बहुत चीजें आसान होती है, शुरू में घबराहट हो रही होती है, हमें लगता है हमें आता नहीं, बाद में आता होता है। और लास्ट में जो पैसेज वगैरह आएंगे ना, वो तो बहुत स्कोरिंग होती है, आपको पढ़ के हिंट मिल जाएगी, आराम से कर लेना। ठीक है, तो मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि 3-4 पेज छोड़ के ना पहले पैसेज ही कर डालो, इससे कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा और आगे के पेज में फिर चलते रहो। ठीक है, समझ में आई? जैसे कई बच्चे कहते हैं शुरू के पेज पे नहीं करेंगे, और जो एमसीक्यू वो तो वो पहले पेज पर करना, सिर्फ आंसर से लिख देना। अगर एमसीक्यू अभी नहीं आ रहे तो पहले पेज की जगह छोड़ दो, ठीक है, अगले पेज से स्टार्ट कर दो। अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। और बाकी जो पुरानी वीडियोस बनाई उसे देखोगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है सच में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल, टेक केयर स्टूडेंट।